स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम स्वरूप बानाजी। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसानों को अक्सर कई समस्याएं होती हैं कि तकनीकों के हिसाब से वो अपनी खेती के लिए कौन सी तकनीक को समझा सकते हैं और अपने लिए खेती का एक नया मॉडल अपना सकते हैं। आज हम जानेंगे संरक्षण खेती आखिर है क्या, किस तरीके से किसान इसको अपना सकते हैं। वैज्ञानिक जी हमारे बीच मौजूद हैं, वो हमें बेहतर तरीके से किसान भाई आप तक पहुंचाएंगे कि ये तकनीक क्या है, क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से इस मॉडल को अपना सकते हैं। तो सर पहला सवाल आपसे यही है कि संरक्षण खेती आखिर है क्या और इसके क्या फ़ायदे किसानों को पहुंच सकते हैं। जी, संरक्षण खेती से हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी ज़मीन है उसकी हम बार बार जुताई नहीं करते, क्योंकि बार बार जुताई करने से एक तो हमारी जो ऊर्जा है उसका भी काफ़ी हमें उस पर खर्च करना पड़ता है, डीजल और पेट्रोल पे खर्चा बढ़ जाता है, ईंधन की लागत लगती है, तो वो सब का तो बचाव होता ही है। साथ में क्योंकि बार बार मशीनें खेतों में चलाने से जो मिट्टी दबती है उससे ज़मीन के नीचे एक गाढ़ी परत बन जाती है, जिससे कि हमारे जो जल है उसका अवशोषण भी कम होता है, पौधों की जड़ें भी एक निश्चित गहराई के बाद बढ़ना रुक जाती है। तो इसमें ज़मीन की ऊपरी परत की छेड़छाड़ नहीं करते, बार बार जुताई नहीं करते, खेतों में सीधी बिजाई करते हैं। संरक्षण खेती जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसका जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि पूर्व फसलों के अवशेषों का आवरण बना के रखें। जैसे कि आप देखते हैं सर्दियों का मौसम आने वाला है और दिल्ली और जो एनसीआर का क्षेत्र है उसमें काफ़ी धुआं हो जाता है, फसलों के अवशेष किसान जलाते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा हमारे कृषकों को कि फसलों के अवशेषों को जलाइए नहीं, वो आपके लिए एक सोने की तरह है। उनको पूर्व फसलों के अवशेषों का मिट्टी में आवरण बनाइए, मल्चिंग करिए, ताकि जो खरपतवार होते हैं उनका उगाव भी कम होता है, मिट्टी में जो नमी है वो भी संरक्षित रहती है और आपके जो फसल अवशेष है उनमें पोषक तत्व भी होते हैं, वो मिट्टी की सेहत में सुधार करते हैं, मृदा की जैविक और रासायनिक दशा में सुधार होता है। और जो तीसरा सिद्धांत है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, उसमें क्या होता है कि फसल चक्र अपनाते हैं। फसल चक्रों को, फसलों को इस तरह से अदल बदल कर बोया जाता है कि लगातार एक ही तरह की फसल नहीं हो, अलग अलग प्रकार की फसल हो। जैसे कि अनाज वाली फसलों के बाद दलहन वर्गीय फसलें या तिलहनी फसलें लगाने से मृदा की अलग अलग सतह से जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है और अलग अलग प्रकार के कीट और रोग और बीमारियां रहते हैं। एक ही तरह के कीट रोगों के लिए एक ही तरह का वातावरण नहीं मिलता, जिससे कि कीटों और रोगों का प्रकोप भी कम होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है और मृदा की जो नमी है वो भी संचित रहती है। तो इस तरह से ये जो तीन मुख्य सिद्धांत है इसके आधार पर संरक्षण खेती की जाती है और ये काफ़ी लाभप्रद है। जी, फायदे की अगर हम बात करें तो देखिए किसान एक मॉडल तो अपना लेते हैं, क्योंकि लेकिन एक डर भी है किसानों के मन में कि कहीं जो वो मॉडल अपना रहे हैं उससे वो जोखिम ना उठाना पड़ जाए और जो उनकी पुरानी फसल है उसका खामियाजा भी कभी भुगतना पड़ जाए और नए से भी उन्हें लाभ ना मिल सके। जी, ये हमेशा किसानों के रहता है, एक संशय रहता है, क्योंकि किसान कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हमारे देश में ज़्यादातर अगर हम बात करें तो 85% से अधिक किसान हैं वो छोटी जोत वाले हैं, तो क्यों वो इस तरह का रिस्क लेंगे। परंतु हमने अनुसंधानों में पाया है और लगातार हमने अब तो हमारे 1 दशक से अधिक समय के जो ट्रायल्स हैं अभी हम आपको दिखाएंगे, ये वाला जो 7 वाले दोनों ट्रायल हैं ये भी 1 दशक से अधिक पुराने हो चुके हैं। तो इस इतने अनुभव के आधार पर हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो संरक्षण खेती है उसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। आप आज ही अपनाइए। इसमें जो शुरुआती अवस्था में आता है मशीन आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाती है या फिर तकनीकी ज्ञान की कमी, तो यदि आप मैं इस चैनल के माध्यम से भी या और जो पूसा संस्थान में आप व्यक्तिगत रूप से भी विजिट करके और इस खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें बार बार जुताई नहीं करनी पड़ती। एक बार सिर्फ बुआई के लिए ट्रैक्टर खेत में आता है, उसके अलावा बार बार जुताई, पाटा लगाना, उन सारी तकनीकों की ज़रूरत नहीं है और फसलों के अवशेषों को जलाना नहीं पड़ता। तो एक तरह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है
उसमें भी बचाव होता है। तो बहुत अधिक कोई रिस्क नहीं है, शुरुआत में आपको कुछ दिन लग सकता है, परंतु ऐसा कोई रिस्क नहीं है। एक दूसरा रिस्क मानते हैं कि खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करेंगे, पर अब जब आप पूर्व फसलों का आप आवरण बना के रखेंगे तो खरपतवारों में ज़्यादा कोई शुरुआती अवस्था में 1-2 साल हो सकता है, पर उसके बाद खरपतवारों का जो सीड बैंक है मिट्टी में वो नष्ट हो जाता है। और बाद में जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसमें आप देखेंगे भी हमारे खेत में खरपतवारों का प्रकोप न के बराबर हो जाता है। तो दीर्घ काल में ये एक लाभ का सौदा है। इसमें मृदा में जो कार्बनिक जीवांश पदार्थ है उसमें तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही जो खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता, फसल की वृद्धि अच्छी होती है। तो इस तरह से एक दीर्घ काल में एक लाभप्रद खेती की पद्धति है और रिस्क जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। सर, अगर हम संरक्षण खेती के उद्देश्य की बात करें और ये बात करें कि किस तरीके से आप फसलों का यहाँ पर लगाया गया है और कौन सी फसलें बेहतर हैं यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो आप ज़रा किसान भाइयों को आराम से और अच्छे से बताइए ताकि वो हमारे इस वीडियो के ज़रिए समझ सकें कि उनके इस फॉर्मेट के लिए, उस मॉडल के लिए कौन कौन सी फसलें बेहतर रहेंगी। संरक्षण खेती का जो हमारा पहला उद्देश्य है वो तो यही है कि हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका हम संरक्षण करें और जो उत्पादन क्षमता है कृषकों की वो बढ़ाएं। साथ ही इसमें जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम इस तरह से यूज करें, इस तरह से उपयोग करें कि दीर्घ काल तक हमें उपलब्ध होते रहे। हाँ, अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसमें हम जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिसमें फसलों का आवरण, फसलों को अदल बदल कर बुआई करना और कम से कम मिट्टी के साथ छेड़छाड़, उसके प्रमुख फायदे यही हैं कि हमारे जो जल है कम जल में ज़्यादा उत्पादन, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जैसा कि हमारी सरकार का भी जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। और अगर हम देश में तुलनात्मक रूप से देखें तो निरंतर हमारी जो मिट्टियां हैं उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और उसका प्रमुख कारण है अंधाधुंध कृषि रसायनों का प्रयोग करना। पिछले जो हमारी हरित क्रांति थी 60 के दशक में, उसके पश्चात हम देखें तो निरंतर पहले नाइट्रोजन की कमी हुई, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, अब तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी हमारे काफ़ी बड़े क्षेत्र में कमी है। जिंक की कमी है, आयरन की कमी वाले क्षेत्र हैं, बोरोन की कमी हो रही है, मैग्नीज की कमी हो रही है। तो इन सब को देखते हुए हमें खेती का एक ऐसा स्वरूप तैयार करना होगा जिससे कि हमें कम से कम लागत में ज़्यादा हम कृषि रसायनों का उपयोग न करते हुए संतुलित रूप में कृषि रसायनों का उपयोग करें और उत्पादन पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि उत्पादन बढ़े और उत्पादन एक टिकाऊ रूप से बढ़े कि दीर्घ काल तक आने वाली पीढ़ियों को भी हमें अच्छा उत्पादन मिलता रहे, हमारी खेती की सेहत अच्छी रहे, मिट्टी की सेहत अच्छी रहे, भूजल के जो स्रोत हैं हमारे उनकी भी सेहत बनी रहे। तो संरक्षण खेती के प्राथमिक उद्देश्य तो यही है। रही बात फसलों की कि कौन सी फसलों में ये कर सकते हैं, तो अमूमन जो सभी खेत जो फील्ड क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, धान्य वर्गीय फसलें हैं, जैसे कि हमारी जो ट्रायल्स है यहाँ पे पूसा संस्थान का जो अनुभव है हमारा वो है धान पे हमने ट्रायल्स करी है, गेहूं पे करी है, बाजरे पे करी है, मक्का पे करी है। इसके अलावा दलहनी फसलों में अरहर पे, मूंग पे, गुआर पे और जो तिलहनी फसलें हैं उनमें भी हमने करी है, सरसों की फसल में करी है। तो सभी प्रकार की फसलों में इसको कर सकते हैं और बल्कि इसका तो एक उद्देश्य ही यही है कि फसल विविधीकरण किया जाए। जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है फसल चक्रों को अपनाना, तो आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं, अभी हमने लोबिया लगाया है, अंतर फसलीकरण करा है। सिंचित क्षेत्रों में तो ठीक है, एक फसल के बाद दूसरी फसल ले लेते हैं, परंतु बारानी क्षेत्र में मृदा उर्वरता को दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनका धान्य वर्गीय फसलों के साथ अंतर फसलीकरण करें, जैसे कि लोबिया की या मूंग की फसल बाजरे के साथ। इन फसलों को अगर हम देखें तो सर, अगर इन फसलों की अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल पर, मतलब शुरुआती दौर में किस तरीके की बातों का किसानों को खास ख्याल रखना चाहिए? शुरुआती अवस्था में संरक्षण खेती में हमें एक तो ये होगा कि जो जुताई नहीं करते हैं तो जो पूर्व फसलों के अवशेष पड़े होते हैं तो बुआई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें आम सीड ड्रिल की बजाय जो हैप्पी सीडर आता है उसकी सहायता से बुआई करें
और उसके बाद में एक बार अंकुरण हो जाता है तो जो समस्याएं आती है फसल में वो कम होती है जो पहले समस्याएं आती थी। तो इस तरह की कोई विशेष समस्या नहीं है। और दूसरा, जैसे कि हमने दीर्घकाल का हमारा अनुभव है, 1 दशक से अधिक का जो ट्रायल्स अभी हमारे यहाँ लगभग 1.5 दशक की भी हो चुकी है कुछ ट्रायलें, तो उनमें ये देखा है कि जो पानी जल भराव होता है उससे फसलों को नुकसान होता है। उस तरह का नुकसान संरक्षण खेती कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में बिल्कुल नहीं होता। इस खेती में चूँकि जो केंचुए होते हैं या अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी तादाद इतनी अच्छी बढ़ जाती है, जो हमारे मित्र जीव हैं, तो वो मिट्टी को पोली कर देते हैं और जो जल धारण क्षमता है, जल अवशोषण क्षमता है, वो मिट्टी की बढ़ जाती है जैविक पदार्थ बढ़ने से और सूक्ष्म जीव बढ़ने से, जिससे कि जो जल भराव से नुकसान होने वाले हैं, विशेषकर खरीफ के मौसम में जहाँ ज़्यादा एकदम से ज़्यादा बारिश हो रही है, उसमें ये तुरंत अवशोषण पानी का होने से उस तरह के नुकसान से भी बच सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये लाभ वाली विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं वो वाली खेती है, और इसको अवश्य अपनाना चाहिए। और इसके बारे में जितनी जानकारी आप इस माध्यम से ले सकें, उसके अलावा भी हम आपको आमंत्रित करते हैं कि IARI या जो ICAR के जो अन्य संस्थान है वहाँ पर भी किसान ज़रूर विजिट करें। आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर, या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करके इस तरह की खेती की जानकारी आप लें, ताकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी हम संरक्षण कर सकें और उत्पादन भी बढ़ा सकें। चलिए और आगे भी जानेंगे हम सर से कि किस तरीके से फार्मिंग हो रही है, क्या मॉडल है, कैसे किसान इसको अपना सकते हैं, क्या क्या तकनीकें हैं, ये सब हमें सर बताएंगे और भी ज़्यादा चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। संरक्षण खेती की अगर सर हम बात करते हैं तो किसान अगर जैसे इस खेती के मॉडल को अपनाना चाहते हैं तो क्या सरकार की तरफ से उन्हें कुछ अनुदान राशि दी जाती है या फिर कुछ सहायता दी जाती है कि वो इस तरह का मॉडल अपना सके? जी, सरकार इस दशा में जो दिशा है इसमें काफ़ी प्रयासरत है, और सरकारी संस्थान है उनमें लगभग 1.5 दशक से पिछले 15 साल से करीब अनुसंधान कार्य जारी है। तो एक तो अनुसंधान पे सरकार का काफ़ी फोकस है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे। दूसरा ये है कि जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की मशीनों की बड़ी एक समस्या है, क्योंकि वो जो हैप्पी सीडर है वो थोड़ा सा भारी मशीन होती है, तो किसान कई बार सोचते हैं कि अकेले नहीं लें। तो उसके लिए जो जैसे FPO योजना है, तो FPO बनाकर किसान ग्रुप में समूह में मशीनें खरीद सकते हैं, या साथ में इसके अलावा कुछ राज्यों में राज्य सरकारें हैं वो योजनाएं हैं कृषि उपकरणों पे अनुदान, सब्सिडी, तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। तो आप अपने जिला जो कृषि अधिकारी है उससे संपर्क में रहें, या जो आपका कृषि पर्यवेक्षक है गांव का, ग्राम स्तर का, उससे संपर्क करके और आप इनकी अपने राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ज़रूर जुटाएं, ताकि जो ये मशीनें हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की उन पे सब्सिडी का आप लाभ ले सकें। परंतु जो अभी सबसे जो मैं बड़ा आह्वान करूँगा किसानों को, वो यही करूँगा कि आप समूह में खेती करें, समूह में बेचें, क्योंकि आप अकेले बाजार से लेते हैं तो आपको खुदरा दर पर मिलता है, परंतु यदि आप जो किसान उत्पादक संघ है, FPO हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो संगठन बनाकर यदि आप खेती करते हैं तो आप बाजार से थोक में खरीद सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर खेती करें, और खेती आप अपनी अपनी भी कर रहे हैं तो जो इनपुट है वो आप बाजार से एक साथ खरीद सकते हैं। मशीनों पे अनुदान भी FPO को ज़्यादा है, बहुत सारे राज्यों में आप उसका योजना का ज़रूर आप पता करें। और जो साथ ही जो अन्य योजनाएं हैं वो FPO में आप FPO के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि आप मक्के की फसली करें तो मक्के में आप बेबी कॉर्न है या स्वीट कॉर्न है, तो इस तरह की खेती करके आप लाभ तो ज़्यादा कमा सकते हैं, परंतु अकेला किसान बेचने कहाँ जाए? शहर से दूर जो क्षेत्र हैं दूर दराज के, उनमें ये समस्या काफ़ी बड़ी है। तो उन क्षेत्रों में यदि आप समूह में मार्केटिंग करते हैं तो आप मार्केट से ज़्यादा अच्छे से जुड़ के और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। सर मेरा एक सवाल आपसे और भी ये भी है कि जो किसान है वो कितने एकड़ की ज़मीन में इस खेती के मॉडल को अपना सकते हैं? ये किसी भी स्तर पे अलग अलग बड़े पैमाने के किसान भी करते हैं और छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई बहुत कुछ आपको करना नहीं है। जो पहले आप खेती करते आ रहे थे उसी में कुछ मामूली परिवर्तन है। संरक्षण खेती के जो सिद्धांत है उनको अपनाते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसा कोई वो नहीं है इसका। सर अगर हम
सर, अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो किसानों के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं जो वो उनको फेस करनी पड़ती हैं? संरक्षण खेती में चुनौतियां बहुत अधिक नहीं है। एक तो पहली चुनौती सिर्फ और सिर्फ मशीनरी की है। यदि आप समूह में मिलकर और ये एपीसीडर खरीद लें तो उसके पश्चात कोई ज़्यादा चुनौतियां नहीं आती, या जीरो टिलेज जो सीड्रिल होती है उसका भी उपयोग करते हुए भी आप संरक्षण खेती की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा, शुरुआती 1 या 2 साल तक खरपतवारों की समस्या आ सकती है, तो वो खरपतवार नाशियों का आजकल तो हर फसल के लिए अलग अलग कम मात्रा में उपयोग करने वाले और सेफ हर्बिसाइड्स अवेलेबल हैं, शाकनाशी उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करते हुए आप कर सकते हैं। और जो तीसरी कोई चुनौती आती है तो धान में कई बार निमेटोड की समस्या आती है, तो सही तरीके से लगातार निगरानी करते हुए और आप सही समय पर नियंत्रण कर लेते हैं तो और कोई अन्य चुनौतियां नहीं है, बल्कि एक ये लाभ वाली फसल प्रणाली है, फसल पद्धति है, जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे यही है हमारा कि फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, खेती से रिलेटेड या फिर जो भी समस्याएं हैं, या फिर इस मॉडल को किसान किस तरीके से अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल किसान पारंपरिक खेती में ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे? जी, मेरा यही आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से कि विज्ञान को अपनाएं, खेती वैज्ञानिक तरीके से करें, और जो नवीन प्रौद्योगिकियां हैं जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है या जो अन्य प्रौद्योगिकियां हैं उनको अपनाएं, नई किस्में और अच्छे उत्पादन देने वाली किस्में उपयोग करें। आपके क्षेत्र के लिए संस्तुत किस्में हैं उन्हीं का उपयोग करें और समूह में आगे बढ़ें। एफपीओ जैसी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ लें, और यदि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की हम बात करें तो जो सरकार की जो सब्सिडी या उपकरणों पे सब्सिडी वगैरह है उनका पूरा लाभ लेकर ऐसी पद्धतियों को अपनाएं, ताकि न केवल आप खुशहाल होंगे बल्कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे भी मुक्ति मिलेगी, मृदा में जैविक और जो हेल्थ है दीर्घकालिक सॉइल हेल्थ है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और हमारे जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार बनी रहेगी। तो ये थे सर डॉक्टर राम स्वरूप बाना, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिन्होंने हमें बताया संरक्षण खेती क्या है, किसान इस मॉडल को अपना के किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस तकनीक को अपनाकर एक नए मॉडल को किस तरीके से किसान अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो आप कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।